सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही है बेटा? आज हम आपको हिंदी काव्य के पंचमा पाठ सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी में युगवाणी से चींटी संकलन को पढ़ाएंगे। इसमें दो भाग हैं बेटा, एक चींटी का है और एक चंद्रलोक पर प्रथम बार। तो आपके बोर्ड परीक्षा से चंद्रलोक में प्रथम बार को हटा दिया गया है, चींटी है कोर्स में, उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय को जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 14 मई 1900 ईस्वी में कौशानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही, बड़े दुख की बात है, 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। बड़ा ही कष्टमय था कि 6 घंटे बाद ही जिसकी माता का देहावसान हो जाए, उस बच्चे की स्थिति कैसी होगी, कल्पना करके ही हम सब भावुक हो जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके यह प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर इन्होंने क्या कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया। साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला गंभीर अध्ययन किया। इन सभी भाषाओं का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। गंभीर का मतलब क्या है, बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन, आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें बड़ा प्रेम था। 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और 1957 में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की और साहित्य अकादमी ने इन्हें विशिष्ट साहित्य सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया। इसलिए इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया। इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी चिदंबरा, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ऐसे सरस्वती के पूजक, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान सुमित्रानंदन पंत 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को अपने इस भौतिक शरीर का परित्याग करके उस परमात्मा शरीर में मिल गए। अर्थात 28 दिसंबर 1970 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त था। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, योगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध आदि हैं। यह छायावादी कवि थे और प्रसाद था निराला की तरह यह छायावाद के आधार स्तंभ भी थे। यह प्रकृति के बड़े सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ये इनके जीवन परिचय में जरूर जोड़ेंगे। तो प्रकृति की सुकुमार कवि, छायावाद युग के कवि, सशक्त बिंब योजना के प्रभावी कवि, खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसे मधुरता और सरसता प्रदान करने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत जी थे। तो ये संक्षेप में इनका जीवन परिचय था। बेटा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आपको निर्देश देंगे कि बेटा जो मैं ये कवि का या लेखक का जीवन परिचय पढ़ाते हैं, रचनाओं की चर्चा करते हैं, इन सब पर विशेष ध्यान दिया करिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने आपके कोर्स में जो कवि हैं या लेखक हैं, उनकी एक सारणी बना लीजिए। कवि का नाम लिखिए, उसके आगे उसकी रचना लिखिए और रचना के आगे लिखिए कि वह महाकाव्य, खंड काव्य, किस तरह का काव्य है। यदि दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रचनाओं को याद रखें। क्योंकि इतिहास में जो बोर्ड की परीक्षा है, उस इतिहास जो 5 नंबर का आता है काव्य का और गद्य का, उससे 5 नंबर की सवाल इन लेखकों के जीवन परिचय से भी जुड़ा होता है। आपकी जो काल के हैं,
जो इतिहास के प्रश्न हैं उससे तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इन कवियों और लेखकों के जीवन परिचय की जो रचनाएं हैं, उन जीवन परिचय से जुड़ी हुई, उन लेखकों से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं से भी बोर्ड में अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इनकी पूरी सारणी बना लीजिए इन रचनाओं की और उनको याद करते चलिए। नहीं तो अंतिम समय में फिर यही होता है कि अब तो मेरा सब कुछ तैयार है लेकिन 10 नंबर का सवाल तैयार नहीं है, क्योंकि इतिहास इतिहास होता है, वह विस्तार है उसका। वहां पर आपका रीतिकाल और आधुनिक काल है, उसके साथ साथ इन सभी कवियों के जीवन परिचय से जुड़ी हुई रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे प्रश्न इनसे कैसे बनेगा, जैसे पूछ लिया कि चिदंबरा किसकी रचना है या चिदंबरा किस युग की रचना है। अब ये मालूम है कि चिदंबरा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की है। तो यदि वो नहीं पूछा किसकी रचना, यदि पूछ लिया चिदंबरा किस युग की रचना है, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के कवि हैं तो चिदंबरा भी किस युग की रचना है, छायावादी युग की है। यही सब विषयों को आपको ध्यान रखना है, किस युग की रचना है, किस युग के कवि हैं, है ना, वह महाकाव्य खंड काव्य क्या है, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो वो तभी होगा बेटा जब आप इस तरह की सारणी बना लेंगे। ठीक है बेटा, आइए आगे हम लोग चलते हैं काव्य पर। चींटी में कवि ने क्या बताया, ये जो चींटी है बेटा सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाणी से संकलित है, चींटी शीर्षक है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे इसको सबसे पहले जानिए। सुललित सार गर्भित काव्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के चींटी नामक शीर्षक से संकलित है, जो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी नामक काव्य ग्रंथ से अवतरित है। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चींटी को सामाजिक प्राणी बताते हुए वर्णन किया है, उसके जीवन चरित्र का वर्णन किया है। लिखा है कि व्याख्या, चींटी को देखा। बेटा यहाँ चींटी एक बहुत सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा जीव है, आपको पढ़ने में भी बड़ा सरल लगेगा, समझने में भी बड़ा सरल लगेगा, लेकिन इस चींटी को समझ करके हमें अपने जीवन में बहुत कुछ उतारने की, समझने की जरूरत होती है कि ये चींटी का वर्णन कवि ने क्यों किया, जबकि वह सबसे छोटा जीव है। उसका वर्णन क्यों किया कवि ने, क्यों उसके विषय में बताने की कोशिश की, क्योंकि हम आप मानव हैं और कहीं न कहीं से हम शिक्षा लेते हैं अपने जीवन में विकसित होने के, अपने जीवन में सुधार करने के लिए हम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। उसी तरह से कवि ने चींटी के माध्यम से अपने जीवन में और हम सबके जीवन में कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। इसीलिए चींटी को यहाँ एक सामाजिक प्राणी बताया है, मानव की तरह बताया है। इसलिए इस विषय को जोड़ते हुए यहाँ देखेंगे कि चींटी और मानव में क्या अंतर है, चींटी मानव की तरह है, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं, इन सभी बातों का वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने। आइए देखते हैं। चींटी को देखा, प्रश्न किया कवि ने, क्या चींटी को देखा? कवि ने कहा कि अपने जीवन में हे मानव, क्या आपने कभी चींटी को देखा लेकिन उस पर गौर नहीं किया, अर्थात उस पर हम विशेष दृष्टि नहीं डाली। कवि ने कहा कि उस पर हमें विशेष दृष्टि भी डालनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। इसलिए कहा चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल है, सरल माने सीधी है, विरल, विरल माने पतली जो घनी न हो, काली रेखा, काली रेखा के समान होती है। कहा कि चींटी को देखा जो सरल है, सीधी है, बहुत विरल है, बहुत घनी नहीं है, बहुत पतली होती है और काली रेखा के समान होती है। और इतना ही नहीं, तमके धागे सी सा से उपमा अलंकार, कहा तमके धागे सी, कहा तम माने
उसे अंधकार होता है, यहाँ काला होगा। तो कहा काले धागे के समान जो हिल डुल करके हिलती हुई डुलती हुई चलती रहती है, तो हिलती डुलती रहती, इधर से उधर से इधर। आप देखिए ध्यान से, तो वह हमेशा हिलती डुलती रहती है लेकिन चलती रहती है। कहा चलती लघुपद, कहा कि वह चींटी जो सरल बिरल काली रेखा के समान, काले धागे के समान हिल डुलकर मिलजुल कर चलती रहती है। किससे? कहा लघुपद। लघुपद माने छोटे छोटे पैरों से। पल पल प्रत्येक क्षण मिलजुल करके प्रत्येक क्षण वह अपने छोटे पैरों से चलती रहती है। कहा ऐसी चींटी को देखा क्या, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। कहा वह है पिपीलिका पाती, पाती माने पंक्ति। वह पंक्ति किसकी है? कहा पिपीलिका। पिपीलिका माने चींटी। कहा वह चींटी की पंक्ति है, वह किसी और की पंक्ति नहीं है। किसकी है? चींटी की है। कहा वो चींटी को आपने देखा क्या? वह देखिए, देखो ना, देखिए ना किस भांति किस तरह काम करती वह सतत। सतत माने निरंतर। वह अपने काम को किस तरह से निरंतर करती है। यहाँ तो थोड़ी देर पढ़े, अरे बहुत देर पढ़ लिए भाई, अभी तो बोर्ड परीक्षा बहुत दूर है। बहुत दूर नहीं बेटा, बहुत नजदीक है। इसलिए आप सतत निरंतर काम करिए, निरंतर पढ़ाई करिए, तभी जा करके सफलता मिलेगी। क्यों? कन कन थोड़ा थोड़ा करके, कन कन माने दानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है? वह कन के चुनती है। अविरत माने निरंतर, वह कभी रुकती नहीं है, बिना रुके निरंतर वह क्या करती है? दानों के छोटे छोटे टुकड़ों को चुनती है और चुन करके एकत्रित करती है, जिससे वह भविष्य के लिए भी अपने की भोजन की व्यवस्था कर लेती है। यह है चींटी। इसलिए कवि ने कहा चींटी को देखा, चींटी को देखिए और उसका अनुसरण करिए कि वह किस तरह से बिना थके बिना रुके छोटे छोटे पैरों वाली होती है, लेकिन फिर भी वह निरंतर चलती, प्रत्येक क्षण मिलजुल कर चलती है। मिलजुल कर चलने की बात कहा कि हम सब प्राणी एक हैं, इसलिए हम सभी को अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को विकसित करने के लिए, इनकी उन्नति करने के लिए निरंतर सभी को एक साथ चलना होगा। ये नहीं कि 10 लोग परिवार में हैं तो 1 लोग काम करने वाले, 9 लोग बैठ करके खाने वाले नहीं। सबका जो जो अपना कर्तव्य, आपका कर्तव्य है पढ़ना, आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे अंक लाइए, तो आपके परिवार का, आपके विद्यालय का, आपके जिले का, आपके प्रदेश का नाम होगा। आप कुछ और जाकर के आगे करिए तो यानी वो तभी कर सकते हैं जब कन कन थोड़ा थोड़ा करके अपने समय का सदुपयोग करेंगे। यहाँ तो एक चींटी का माध्यम दिया कवि ने। ये सब बातें आप सबके लिए है, बताया मानव के लिए है कि हे मानव, तुम्हें भी इस चींटी को देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने कर्तव्य को करना भी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद पुकारती। गाय चराती, क्योंकि ये जो उदाहरण दिया कवि ने चींटी का, कहा कि उनमें भी गाय होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तमाम तरह के उसमें भी जैसे हम सब में जीव जंतु होते हैं। कहा उन चींटियों में भी अपना एक जीवन का समूह है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वह भी, आप ही नहीं करते हैं कि मैं अपने गायों को चराता हूं, फिर उनको भूसा डालता हूं, फिर अपने घर का काम करता हूं, तो कैसे पढ़ूं? उन्होंने कहा नहीं, ये भी मैं करती हूं, सीखिए। कहा गाय चराती, मैं अपने गायों को चराती हूं, धूप खिलाती, उनको धूप भी खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल भी वह करती है, लड़ती और अरि से, किससे लड़ती? अरि से तनिक न डरती, अपने अरि माने शत्रु। कहा शत्रुओं से वह लड़ती है, तनिक भी, थोड़ा सा भी वह डरती नहीं है। अपने अंतिम श्वास तक वह लड़ती है, जब तक मृत नहीं हो जाती तब तक वह अपने शत्रुओं से शत्रुओं से लड़ती है, अपने परिवार की रक्षा करती, अपने समाज की रक्षा करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा शत्रु हो उससे हमें अवश्य लड़ना चाहिए, उससे हम अवश्य सफल होंगे।
क्यों? क्योंकि हम निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, हम गलत मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इससे हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब मिलजुल करके अपने पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, दल के दल, समूह के समूह, दल माने समूह का, समूह के समूह सेना को भी वह संवारती है, समाज को भी संवारती है, उसका भी अपना समाज है, उसकी भी अपनी सेना है। घर आंगन, इतना नहीं कि अपने घर को साफ कर लिया, अपने आंगन को साफ कर लिया, जनपथ बुहारती, वह जनपथ माने जो राजमार्ग है जिस पर लोग आते जाते हैं, का उस मार्ग को भी वह साफ सुथरा करती है। यानी वो बताना चाह रही है कि हे मानव, तुम्हें अपने घर आंगन को ही नहीं साफ सुथरा रखना चाहिए, बल्कि जिस रास्ते से लोग आते जाते हों उसे भी साफ रखना चाहिए। इस नहीं कि उस रास्ते में ले जा कांटे बो दो, हमको तो इधर से नहीं जाना है। यानी कितनी बड़ी बात को कवि ने बताने की कोशिश की। बेटा यहाँ पर यह शिक्षा आपको लेनी है कि एक छोटा सा जीव अपने जीवन में संघर्ष करते हुए किस तरह से आगे बढ़ता है, अपने जीवन को किस तरह से संवारता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वह चींटी सब कुछ करती है जो हम आप करते हैं, फिर भी वह पीछे नहीं हटती है। गायों को चराती है, उनको धूप खिलाती है, बच्चों की देखभाल करती है, अपने शत्रुओं से लड़ती है, उससे थोड़ा सा भी नहीं डरती है, समूह के समूह सेनाओं को भी संवारती है, अपने घर आंगन और जनपथ राजमार्ग को भी साफ सुथरा रखती है। क्यों? क्योंकि चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, श्रमजीवी माने परिश्रम करके भोजन करने वाला जो जीव होता है उसको श्रमजीवी कहते हैं। तो वह परिश्रम करके भोजन करती है, मेहनत करके भोजन करती है, वह सुनागरिक, वह एक सुंदर नागरिक है। कवि ने उसे सुंदर नागरिक शब्द से संबोधित किया। कितनी बड़ी बात को कवि ने बताया। इसलिए कहा कवि ने कि हे मानव, चींटी को देखा क्या? देखा चींटी को, चींटी को देखा क्या? उसके जी को, उसके जीवन को, भूरे बालों की सी कतरन, कहा वह भूरे बालों की, वो भूरे बालों की तरह होती है, भूरी भूरी, तो कहा इसलिए भूरे बालों की सी कतरन, कहा छोटे बालों की कतरन के समान, टुकड़ों के समान वह होती है। ऐसी चींटी को क्या आपने देखा? छिपा नहीं उसका छोटापन, कहा कि उसका जो छोटापन है, उसका जो सूक्ष्म रूप है, किसी से छिपा नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष दिखता है। फिर भी वह इतना छोटा रूपवान होते हुए भी, इतने छोटे स्वरूप वाली होते हुए भी वह क्या करती है? समस्त पृथ्वी पर निर्भय, संपूर्ण पृथ्वी पर भयरहित होकर के क्या करती है? वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर भय रहित होकर के क्या करती है? विचरण करती है। क्यों? क्योंकि वह कोई अपराध नहीं करती है। मनुष्य छिपे छिपे घूमता है, क्यों? क्योंकि वह अपराध करता है, गलती करता है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि यह चींटी का जो जीवन है कितना महान है, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। एक छोटा सा जीव जिसके विषय हम सोचते ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कहां पहुंचा दिया हमको, आपको कहां सोचा दिया। इसलिए कवि ही महान है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर भय रहित होकर के, निर्भय होकर के घूमती है, विचरण करती है, और फिर भी श्रम में तन्मय, वह अपने परिश्रम में तन्मय होकर के बिल्कुल उस परिश्रम में लग जाती है, अपने पूरे ध्यान को लगा देती है। और आपका ध्यान पढ़ाई में थोड़ी देर लगता है, फिर दूसरी ओर घूम जाता है, इसलिए याद नहीं होता, इसलिए स्मरण नहीं रहती कोई बात, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर मैं तो भूल जाता हूँ या जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इस चींटी की तरह आपका ध्यान नहीं है। और वैसे भी हमारे नीति शास्त्र में भी विद्वानों ने क्या लिखा है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। कहा काक चेष्टा, चेष्टा कैसी? कौवे की तरह। आपकी चेतनता कैसी होनी चाहिए? कौवा। आप झुकेंगे नहीं, कौवा तुरंत भाग जाए। काक चेष्टा बको, बकुले की तरह ध्यान। बकुले को आप नजदीक से जाके मार दीजिए, लेकिन जब वो ध्यान मग्न होता है तो वो आपको नहीं देख पाता है। कहा उस तरह का आपका ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, निद्रा कैसी होनी चाहिए? कुत्ते के, स्वान माने कुत्ता। तुरंत बोलिए नहीं, खट से आवाज नहीं है, तुरंत वह उड़ जाता है। तो कहा उस तरह से आपके भी जीवन में ऐसी जब तन्मयता होगी, अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करने वाला होना चाहिए।
ये नहीं कि भोजन कर लिया तो फिर रात्रि में तो निद्रा आएगी, जब भोजन खींच के करोगे। इस समय तो बड़ा सुख मिला है, लेकिन उस सुख का आप सदुपयोग करिए, मेहनत करिए एक अच्छे अंक लेने के लिए। इसलिए कवि ने कहा कि श्रम में तन्मय, वह हमेशा परिश्रम में लगी रहती है, वह जीवन की चिनगी अक्षय। वह इस अपने जीवन की क्या है, कहा कि वह चिनगी अक्षय, ऐसी चिनगारी है कि जो अक्षय है, जो कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात उसके जीवन की चिनगारी कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात उसके जीवन में जो एक वीरता का भाव है वह कभी समाप्त नहीं होता है। वह भी क्या देही है, देही माने शरीर, तिल सी, तिल के समान, छोटा छोटा तिल होता है जो, कहा उस तिल के समान उसकी शरीर है, फिर भी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, कहा उसके जो प्राण हैं रील की तरह, जैसे रील होती है पारदर्शी, कहा वह रील की तरह झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, उसके प्राण झलकते हैं। वह कब खत्म हो जाएगी कोई निश्चितता नहीं है, फिर भी वह निरंतर अपने कार्य को करती है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों दूर चली जाती है। अथक बिना थके कार्य से कभी न टलती, वह अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटती। यानी वह जो चींटी है बिना थके अपने कार्य से पीछे कभी नहीं हटती, वह बिना थके निरंतर आगे चलती जाती है और वह अपने सभी कार्यों को पूर्ण करती है। इसलिए कहते हैं बेटा कि आपको भी बिना थके, बिना रुके निरंतर अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। कि आज मैं इस चैप्टर को, आज सर के द्वारा बताए गए इस पाठ को मैं विधिवत अध्ययन कर लूंगा, इस एक्सरसाइज को हल कर लूंगा, तभी मैं उठूंगा या उठूंगी, तभी जाकर के बेटा जीवन में वह लक्ष्य, वह अंक मिलेगा। तो इसलिए ऐसी कविताओं को पढ़ने से हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ, एक उत्साह आया, और ये उत्साह किसका स्थायी भाव है, वीर का। इसलिए रस कौन सा हुआ, वीर रस हुआ। भाषा कौन सी हुई, खड़ी बोली और उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, इन्हीं सब अलंकारों की प्राप्ति है। जहाँ सी सा है वहां पर आप उपमा और अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति जहाँ है वहां पर अनुप्रास, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो जा रही है वहां पर आप पुनरुक्ति प्रकाश कर देंगे। तो अलंकार में उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, इन अलंकारों की प्राप्ति है। भाषा खड़ी बोली हो गई, और जो रस है वह वीर रस है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।